जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम एमजेएफ लायन राधेश्याम मौर्य। एक बार जोरदार तालियां हमारे आज के स्पीकर के लिए हो जाए। हो सकता है इनके कुछ बोले हुए शब्द आपके जीवन में, हमारे जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन ला दें। यार आपका जोश दिखाइए, लगे कि आप कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हैं। तालियां कैसी होनी चाहिए? दैट इज समथिंग लाइक कॉलेज स्टूडेंट। एक बार फिर चेयर अप फॉर मौर्य जी, ताकि उनको भी बोलने में जोश आए। प्लीज वेलकम राधेश्याम जी मौर्य। माइक इज योर्स सर। क्या लगता है आप लोग 10th और 12th पास हो गए, आगे क्या करना है? किस्मत से पास हो गए या पढ़ के पास हुए? पढ़ के पास हुए। कितने लोग मानते हो कि किस्मत से पास हुए हो? लगता है आपको? नहीं, सही है, वो लोग भी सही है, लेकिन उन्होंने मेहनत की होगी, किस्मत के भरोसे नहीं बैठे रहे, इसलिए इतने नंबर ला पाए। अगर वो किस्मत के भरोसे बैठते तो शायद यहाँ नहीं पहुंचते। यहाँ के बाद आपकी जिंदगी शुरू होती है। यहाँ तक तो एक पड़ाव था कि 10वीं और 12वीं के बाद यहाँ से आप अपने अलग अलग क्षेत्रों में जाते हो, जहाँ से आप चुनते हो कि आपको बनना क्या है, करना क्या है। जिंदगी यहाँ से डिसाइड होती है। और मैं हमेशा मानता हूँ, मैं भी जब 10th में था तो आपके जैसा ही था, बोल नहीं सकता था, स्कूल में गया बोल नहीं पाया, बहुत जगह लोगों ने धिक्कारा कि नहीं क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे अंदर से लगा, जिस दिन आपके अंदर से आग जलने लगती है कि कुछ करना है और वह आग एक शोला बन जाती है, उस समय आप कुछ करने की सोचते हो। मैं जब 7th क्लास में था तो पहली बार स्टेज पे आया, 2 मिनट खड़ा होकर के बोल नहीं पाया। मेरे सारे दोस्तों ने खूब तालियां बजाई और मेरी खूब वोटिंग की। उस दिन लगा कि नहीं, जिंदगी में स्टेज पे तो जाके बोलना ही है। और यहाँ आने के बाद भी मैंने उसको कंटिन्यू रखा लायंस क्लब के थ्रू। और जब मौका मिला, मुझे लगा मैं अपनी जीवनी शेयर करूं लोगों के साथ। जब 10th क्लास में था तो मैं पहली बार मुंबई आया था। तो अच्छी किताबें कितने लोग पढ़ते हो आप लोग घर पर? कॉलेज और स्कूल के अलावा जो अच्छी किताबें पढ़ते हैं वो हमेशा आगे जाते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत समय कम रहता है, क्योंकि कॉलेज जाना है, थक जाते हो, स्कूल से आने के बाद बहुत हैट्रिक रहती है। लेकिन अच्छी किताबों का बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैंने एक किताब खरीदी थी, असली इंसान, जिसने मेरी जिंदगी को बदला। वो एक अलस्सी मेस्कर का किताब था, बीटी पे मैंने एक बुक स्टॉल से लिया था। उसमें एक ऐसे फाइटर पायलट की कहानी थी जो रसिया का फाइटर पायलट था। जब जर्मनी में 2nd वर्ल्ड वार हो रहा था, दूसरा विश्व युद्ध, तब उस फाइटर पायलट ने लड़ाई में हिस्सा लिया और उसके प्लेन को क्रैश हो गई प्लेन। और जब क्रैश हो गई, वो 15 दिन तक अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए छटपटाता रहा और पैदल चलता रहा, किसी तरीके से घिसटते हुए। उसके दोनों पांव काट दिए गए। जब पांव कट गए तो उसके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल थी। वो हमेशा निराश रहने लग गया कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही सपना था। 21 साल में मेरे दोनों पांव कट गए और मैं यही सोचता था कि जिंदगी में कि मैं वापस फाइटर पायलट बनूंगा। तो उसका एक दोस्त था जो उसी हॉस्पिटल में मरीज था, उसने उसको एक पेपर की कटिंग दी। उसमें लिखा था कि जर्मनी के एक फाइटर पायलट ने, जिसके एक पैर था, उसने फरमान जहाज चलाया था। तो उसने कहा उसके पास एक पैर तो था। तो बोले तुम रशियन हो, तुम्हारे पास पैर नहीं है तो क्या हुआ, तुम क्यों नहीं चला सकते हो? वह शब्द इस व्यक्ति को लगा कि मैं कर सकता हूं। उस दिन के बाद उसने एक्सरसाइज करनी शुरू की, अपने बॉडी को बहुत मजबूत बनाया। धीरे धीरे उसके नकली पैर लगे और वो चलने के काबिल हुआ। उसने जब खून बहते थे, लेकिन वो रुका नहीं, उसको एक मकसद मिल गया था उस पेपर की कटिंग के वजह से। आपकी जिंदगी में भी वह कोई भी शब्द हो सकता है, कोई भी लाइन हो सकती है, जो आप अगर पकड़ लोगे तो हो सकता है जिंदगी आपकी बदल जाए, जैसे मेरी बदली कि आज मैं आपके सामने हूं, नहीं तो शायद नहीं होता। तो ऐसे उस व्यक्ति ने जब उस लाइन को पकड़ा और वो फिर से फाइटर पायलट बना रसिया का, उसकी यूनिट ने 1 महीने में 329 जहाज मार गिराए थे। जब वो जहाज मार गिराए तब वहां के रसिया में लगा कि उस यूनिट में ऐसा क्या है। तो एक पत्रकार वहां पे गया, पत्रकार ने जा करके वहां पता लगाया
तो वो उसको मिले कि यहाँ का बेस्ट पायलट है अलेक्साई मेस्कर, और जब वो रात में उसके खो में रहने के लिए गया तो उसे पता चला इसके तो दोनों पाँव नहीं हैं। तब वो बहुत अचंभित हुआ। तब अलेक्साई मेस्कर ने कहा था कि यह बात किसी को बताना मत। और दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जब ये बातें दुनिया के सामने आई तब लगा कि इंसान कुछ भी कर सकता है। ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप कई बार जैसे 10वीं पास हुए हो, 12वीं पास हुए हो, अब यहाँ से आपकी जिंदगी में बहुत सारे दोस्त अलग हो जाएंगे। जो स्कूल के दोस्त हैं वो बदल जाएंगे, कॉलेज के दोस्त अलग हो जाएंगे, वहाँ के बाद आपकी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। उस समय आपको खुद को संभालना। आज की जिंदगी में आपको क्या लगता है कि नशा कितनी बुरी चीज है? वो नशा किसी भी चीज का हो, शराब का हो, सिगरेट का हो, फेसबुक का हो, व्हाट्सएप का हो, इंटरनेट का हो, टीवी का हो, आपका 24 घंटे में 6 घंटा 5 घंटा टीवी देखने में जाता है। यह चीजें जिंदगी की टूल्स हैं। मोबाइल बहुत अच्छा टूल्स है कि हम उसको अगर इस्तेमाल करते हैं सही तरीके से तो हमारी जिंदगी को बदल देता है। लेकिन हम अगर उसके एडिक्ट हो जाते हैं, उससे मुझे नशा हो जाए कि 24 घंटा मुझे छूटे ही नहीं, रात में भी नहीं छूटे, तो उसका इलाज कराना पड़ता है। तो आप अगर विद्यार्थी हो तो आपको इन चीजों का एडिक्शन नहीं होना है। इससे आपको टूल्स बना करके अपनी जिंदगी को आगे लेके जाना है। और आपके कॉलेज में जैसे आप कॉलेज जाओगे तो आपको लगेगा 10th में मैंने 98% पाया हूं तो 12th में तो बिना पढ़े आ जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको उतनी पढ़ाई, उससे ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी इसी साल की बात है, आगरा की एक लड़की जिसको 10th में 85% आए थे और 12th में उसका 54% आया और वो आगरा जमुना जी में कूद गई। तो ऐसा क्यों हुआ कि उसने वो प्रैक्टिस छोड़ दी, उसको लगा मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो आपको नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी में हावी नहीं होने देना है, और जब तक सकारात्मक सोच आपके जीवन में रहेगी तो आप कुछ भी कर सकते हो। एक बिहार का लड़का था, बहुत गरीब घर का लड़का, उससे लगा कि मैं अच्छी पढ़ाई करूं। उसके पिताजी को लगा मेरे बेटे को पढ़ना चाहिए, और उसे लगा कि उसके जिले का जो कलेक्टर होता है, कमिश्नर होता है, उसे कमिश्नर बनाना है। लेकिन उसके पास ना तो पैसा था ना तो कोई सोच थी। लेकिन बच्चे ने कहा कि पिताजी मैं आपके सपने को पूरा करूंगा। उसने सिर्फ पढ़ना शुरू किया, पढ़ाई करने के लिए। बाद में वो दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद उस बच्चे में एक जज्बा पैदा हुआ, वो फेल हो गया। जब फेल हो गया तो उसने पिताजी से अपने कहा कि पिताजी ऐसा करता हूं, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूं, आप पे बोझ नहीं रहेगा। तो उनके पिताजी ने कहा बेटा मैं तुम्हारे लिए अपनी किडनी बेच दूंगा, लेकिन तुम पढ़ाई करो, ट्यूशन मत पढ़ाना, क्योंकि उससे तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा। अगर पैदल चलोगे तो उससे तुम्हारी थकान बढ़ेगी, पढ़ाई पर उसका बुरा असर पड़ेगा। और उस बात को उस बेटे ने अपने अंदर ग्रहण किया और उसने फिर से पढ़ाई शुरू करी, और वो 24 साल में IAS बना, और भारत का पहला ऐसा इतने कम उम्र में बनने वाला IAS बच्चा था। और जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर अपने माँ बाप की इज्जत करते हो, उनका सम्मान करते हो, तो आपके लिए क्या नहीं करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। इसे जीवन में उतारिए आप। संघर्ष हमारे जीवन में बहुत ज्यादा रहे हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई को लेके हमारे बाबूजी ने कभी भी मतलब कि कोई समझौता नहीं किया। उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़ा। एक समय ऐसा था कि रहने के लिए घर नहीं था, तो फिर स्थिति ऐसी आई कि कैसे रहा जाए, मतलब कैसे क्या हो जाए। तो माँ लोग चली गई मामा घर, माँ और दोनों छोटी बहन। हम नहीं गए क्योंकि हमारी पढ़ाई थी। 5वीं कक्षा का मैं विद्यार्थी था उस समय। तो मुझे आज भी याद है कि एक आदमी केवल सहयोग के लिए लिया गया था, और बाकी ईंट मैं पकड़ाता था, बाबूजी खुद कर नहीं लेते थे, और खुद मिट्टी का गारा से बनाया गया घर है ये, और खुद ये सब किए थे। तो ये सब जिंदगी के अनुभव है। मैं इसे कभी भी संघर्ष मानता हूँ इसको। दुख नहीं है, ये संघर्ष है। दुख और संघर्ष में अंतर ये होता है कि दुख होता है कि जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सके, किसी माँ के लिए उसके बेटे से अलग हो जाना या असामयिक मृत्यु, ये सब दुख है। लेकिन ये तो जीवन के अनिवार्य अंग है, इसको संघर्ष कहते हैं, और संघर्ष हर एक की जीवन में।
पिता ने आपको पढ़ाने के लिए अपने खेत बेचे भी हैं? जी हाँ, हमारी 80% खेत बिक चुके हैं। और जब पहली बार सिलेक्ट नहीं हुए तब उन्होंने क्या कहा था? हाँ, उन्होंने एक चीज कहा था, मैंने ये चीज बाद में मैंने जाहिर भी किया कि इस भावना को, तो उन्होंने कहा था कि हम बोले कि बाबूजी पैसा कहाँ से आएगा, हम ट्यूशन पढ़ाएंगे मुखर्जी नगर में या यहाँ पर मिल जाते हैं यहाँ पर। बोले कि नहीं, तुम ट्यूशन मत पढ़ाना और तुम अपनी पूरी पढ़ाई जो है अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। धूप में मत चलना, ऑटो में चलना, क्योंकि धूप में चलोगे तो थक जाओगे और पढ़ाई पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अरे तुम्हारे लिए तो हम अपनी किडनी तक बेच देंगे। तो ये एक ऐसी बात थी जो मतलब है कि इस तरह की ये भावना इतनी महान है कि इस भावना के कारण हम कभी भी मतलब अपनी पढ़ाई, अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे। एक बात बताइए, आज अगर आपके पिता आपके सामने खड़े हों तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे बाबूजी तो अभी मेरे गांव में हैं और शायद अगर इस प्रोग्राम को वो देख रहे होंगे तो मैं उनसे यही कहूंगा कि मेरी सफलता से अलग आपके बेटे होने में मेरी सार्थकता है और बस इसी सार्थकता को जीवन भर महसूस करना चाहिए। प्रेम कुमार जी, कभी सोचा था खेती किसानी करते वक्त कि एक दिन बेटा एक सरकारी अफसर, सबसे बड़े सरकारी अफसर की गद्दी पर बैठेगा? एकदम, जब से इसको पढ़ाई में ख्याल आया तब से मैंने ये सोचा था, ये आज की सोच नहीं है। आपको पता था आईएएस क्या होता है? आईएएस क्या होता है ये पता नहीं था, लेकिन अफसर जो होते हैं मेरी जिला के, हाँ। उसको तो देखे थे। हाँ, सही बात है। कभी अपने बेटे से ये नहीं कहा कि अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुम कहाँ, मैं नहीं तुम्हारा खर्चा पढ़ाई का उठा पाऊंगा? मैं कैसे कह दूं, वो कभी नहीं सोचा। मैंने खर्चा उठाने के लिए तैयार था, मेरे पास जमीन थी, जमीन बेच कर देते। मेरे पिताजी ने मुझे मरने के बाद दिए, अब वो जमीन मैं इसको देता मरने के बाद, तो ये मैंने सोचा कि मरने के बाद क्यों मैं दूं, अब ये दे दे, और रहेगा तो बेटा का और नहीं रहेगा तो बेटा का। उधर देखिए। सिमरन जी, बेटा कैसे हो? आप खाने पाने के ध्यान दीजिए। आज तुम्हारे लिए गुड़ रोटी बनाई है। आज 3 दिन से ज्यादा खाना पीना का ध्यान दीजिए। आज तुम्हारे लिए हम दुल्हन खज के रखे हैं, रिश्ता तय हुआ है। खाना आपको तैयारी गुड़ रोटी है। बेटा हमेशा वही छोटा बच्चा रहता है, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए। गुड़ माँ रोटी के लिए खाने का बच्चा शौक? कभी बड़ा नहीं होता है। बहुत गुड़ रोटी खाता था। आपसे सारे देश के पिता सीख लें, एक मिसाल कायम की है आपने कि किस तरह से एक पिता अपने बेटे से ये तक कहता है कि मैं ये नहीं कहेंगे कि कोई अपनी किडनी बेचे, लेकिन आपने एक मिसाल कायम की है कि अपना सब कुछ कुर्बान कर बेटे को पढ़ाया, खेत बेचे। आज जिंदगी लाइफ की तरफ से आपको सम्मानित किया जा रहा है। आपको जिंदगी में हमेशा ऊंची छलांग के लिए खड़े रहना चाहिए। वह ऐसी छलांग है जो आप सपना देख लोगे, वह पूरा नहीं हो ऐसा संभव ही नहीं है, लेकिन उसके लिए तपना तो पड़ेगा। सोने को अगर सोना बनना है तो उसे उस भट्टी में तपना पड़ेगा। ऐसे आपको अगर लक्ष्य बनाते हो तो आपको अपने जिंदगी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने आप को खपा देना पड़ेगा, और वह सपना आज यहाँ से शुरू होता है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आप लोगों ने इतने अच्छे नंबर लाके पास किए हो आप लोग, लेकिन उसको कायम रखो, उसको आगे लेके जाओ। जिंदगी में ऐसा कोई भी सपना नहीं है दुनिया में कि वो पूरा नहीं हो सके। जो बच्चे आईएमए में जाते हैं, जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, उनके पेरेंट्स उन बच्चों को भेजते हैं और उनकी कड़ी ट्रेनिंग, और उस तरीके की ट्रेनिंग के बाद जब वो निकल करके वहां से तब करके ऑफिसर बनते हैं, तब दुनिया उनके बाहुबल का लोहा मानती है। और वह चीजें आपके अपनी जिंदगी में लानी चाहिए। आप अगर सपना देख रहे हो कि बहुत सारे ऑप्शन है आज कैरियर अपॉर्चुनिटी में, आप खाली सीए, सीएस, डॉक्टर्स इतने ही नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन बनते चले जा रहे हैं।
तो आप उन तरफ भी देख सकते हो। और मैं आपको IMA का एक परेड दिखाना चाहूंगा। उससे पहले मैं बता दूं, फील्ड मार्शल मानक शाह के विषय में कितने लोग जानते हैं? यहां कितने बच्चे जानते हैं फील्ड मार्शल मानक शाह के विषय में? हमारे देश के फील्ड मार्शल मानक शाह पहले फील्ड मार्शल हुए जिन्होंने, जब भारत बांग्लादेश के पाकिस्तान की लड़ाई हुई, उस समय उन्होंने बांग्लादेश की लड़ाई के समय 94,000 फौजों का सरेंडर करवाया था। आज तक दुनिया में ऐसा कोई फील्ड मार्शल नहीं हुआ जिसने इतनी फौजों को एक साथ में सरेंडर कराया हो एक जगह, और उनकी आवाज से फौजों में अपने आप जोश भर जाता था। मैं वो IMA का एक फिल्म आपको दिखाना चाहूंगा कि आप अपने अंदर ऐसी जज्बात को लेके आइए कि आप वो कर सकते हो जो दूसरा नहीं कर सकता है। In the cold winter morning, everything seems to sparkle with the bubbling exuberance of the passing out gentleman बच्चों की cadet. ड्यूटी 4 बजे से शुरू हो जाती है। It is a poignant moment, tempered with the camaraderie of the young men. Please keep quiet. Then listen. All the cleavage and other things. Billets are good. I saw it there. It was 66. Sorry, you missed out the 0 in between. The colors of the academy are steel grey and blood red. Grey for steel denotes strength and resilience, whereas red for blood signifies the ultimate sacrifice in devotion to duty. The public face of not just the academy, but that of the army is on display. Tempered by fire, the passing out gentlemen cadets have been trained in disciplined valor to the extent that now courage becomes a habit and a reflex. They too, like so many before them, carry forward certain virtues: loyalty to comrades, fidelity to an oath, and courage under stress. For without these virtues, an officer and an army are nothing. Winner of Technical Silver Medal, Junior Officer Shashikiran Advocate. Winner of Chief of Army Staff Medal, Irfan Abdul. The creme de la creme of the academy, or the first among equals, take a time-honored bow. The sword of honor, the gold and silver medals, the banner awarded to the best company are cherished moments in the rear-view mirror of time. Many changes are taking place. फील्ड मार्शल मानक शाह जी, जब इनकी आवाज गूंजती है, One thing remains the same. That is your task and your duty. You are required to ensure the security of this country against any aggressor. What does that mean for you? It means that you should have to fight, and fight to win. There is no room for the loser. If you lose, don't come back. You will have disgraced the country. The country won't accept you. The people
of cities, towns, villages and gaons where you come from won't look at you. Even your gharwali will despise you. As I look around, I see parents, I see relations, I see friends who are looking at you with trust and pride. Make sure, gentlemen, that you don't betray their trust or their pride. May the winds of fortune blow kindly upon you, and may good luck attend all your deeds. I wish you great success. Thank you. The difference between a bad and a good army is not only a matter of equipment, but also of something in the human spirit. Mere enthusiasm is not enough. Fervor must be controlled, trained and guided. For 70 years, the Indian Military Academy, nestled in the lap of the Himalayas, has done just that. Congratulations to the gentlemen cadets and their parents, the filling in our cadets. Fourth generation, grandmother. जब ऑफिसर बनते हैं तो उस क्षण उस परिवार का गर्व का अंदाजा आप लगा सकते हो। 1 मिनट आप खड़े हो जाइए प्लीज। 1 मिनट कृपया खड़े हो जाइए। I am a warrior. Fighting is my dharma. I will train my mind, body and spirit to fight. I will excel in all devices and weapons of war, present and future. I will always protect the weak. I will be truthful to bluntness. I will be humane, cultured and compassionate. I will fight and embrace the consequences. God, give me strength that I ask nothing of you. देशवासियों को गर्व होता है। कभी आपने सोचा था एक पेपर बेचने वाला बच्चा जब पेपर न्यूज पेपर बेचते बेचते उसने सोचा मुझे पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, और उस बच्चे ने पढ़ना शुरू किया। धीरे 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 उस बच्चे ने इतनी अच्छी पढ़ाई की, धीरे धीरे वो हमारे देश का राष्ट्रपति बना, मिसाइल मैन बना, हमारे देश को इतना मजबूत बनाया जिन्होंने
जिनका सब नाम जानते हैं, अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने कितनी मेहनत की होगी। आज उनके मोटिवेशनल कोई भी चीज सुनो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने किस तरीके से एक सपना देखा, वह सपना देखने का समय अब है। आज से ही आपको सपना देखना शुरू करना पड़ेगा। आज से जब सपना देखोगे तब वह टारगेट आपका अचीव होगा और यहां से ही आपकी जिंदगी टर्न लेती है। और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप कोई न कोई ऐसी फील्ड में जाओगे जहां देश का नाम रोशन करोगे। मैं अब्दुल कलाम जी की एक बात 3000 साल पहले कही बात उन्होंने जो कही थी वो आपको कोटेशन में लाना चाहूंगा कि आपके सपने कितने बड़े होने चाहिए जिससे दुनिया में शांति आ सकती है। Ladies and gentlemen, I am indeed delighted to be with the honorable members of the European Parliament किसी ने नहीं दिया on the occasion of the Golden Jubilee year of the European Union. I am reminded of the dream of an Indian poet, Kaniyan Pungundranar, who articulated in 3000 years back in Tamil classic Purananur. He says, Yadum Ure Yavaran Kelir, which means I am a world citizen. Every citizen is my own kith and kin. He said 3000 years back. As we say in India, where there is righteousness in the heart, where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is harmony, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. इतना बड़ा सोच, उतना बड़ा डिग्री, उतनी बड़ी अचीवमेंट, उतना बड़ा सम्मान जो किसको मिलता है? हमारे देश के राष्ट्रपति को मिला। ये सम्मान हम सबका सम्मान है। In the name of the European Parliament, I want to thank you for this important and inspiring speech. This was one of the most extraordinary speeches we have ever heard. From a statesman, scientist and poet, this is unique. All the best to this great nation, India. All the best to our cooperation between the great nation, India, and the European Union. All the best, Mr. President. ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए, ऐसे सपने होने चाहिए। जो आप सपने देखते हो तो उन सपनों में हमारे जो भूतपूर्व लोग थे जिन्होंने हमारे आदर्श बनाए हैं, ये लोग हमारे आदर्श हैं। इनके शब्दों को, इनके किताबों को आप पढ़िए, वो आपकी जिंदगी में बाइबल के तरीके से होंगे, कुरान के तरीके से होंगे और गीता के तरीके से होंगे। क्योंकि अच्छी किताबें हमेशा आपको अच्छाई की तरफ लेके जाएगी और बुरी किताबें हमेशा आपको गलत रास्ते पर लेके जाएगी। एक बच्ची जो फुटबॉल प्लेयर थी, फुटबॉल प्लेयर खेलने का एक शौक था। आप 26 साल 25 साल की उम्र हो तो आपका एक सपना होता है, एक ड्रीम्स होते हैं कि अब शादी होगी, अच्छे घर बसेंगे, अच्छे परिवारों में मैं जाऊंगी। हर एक का ख्वाब होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। परिवार वाले भी एक उम्मीद बांधते हैं। लेकिन वह लड़की जब घर से चली तो नोएडा जाते समय ट्रेन में बदमाशों ने उसे ट्रैक पर फेंक दिया। ट्रैक पर फेंका तो उस बच्ची ने हिम्मत नहीं हारा, उसका पैर कट गया, दूसरा पैर फ्रैक्चर हो गया और वो हिल भी नहीं सकती थी। लेकिन उसने अपने मनोबल को बनाए रखा उस अंधेरी रात में जो बरेली के पास वो गिरी थी। जब भी ट्रेन आती वो सर नीचे कर लेती और उसी स्थिति में अपने आप को कायम रखती। सुबह तक 49 ट्रेनें उस लड़की के ऊपर से गुजरी। 49 ट्रेन गुजरने के बाद जब 7:30 बजे गांव का एक लड़का आया, उसने देखा कि कोई लड़की गिरी पड़ी है तो वो गांव वालों को बुला के लेके आया। फिर उस बच्ची को हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल जाने के बाद उसका एक पांव कट गया, दूसरा पांव राड लगा और बुरी तरीके से घायल थी। फिर उस बच्ची ने सोचा आप क्या कर सकती हो। सब ने कहा, उसके दोस्तों ने कहा अब तो तुम्हारे सारे सपने खत्म हो गए, तुम भी खत्म हो गई हो, जिंदगी यहां तुम्हारी खत्म होती है। तब उस लड़की ने सोचा नहीं, मैं एक एथलीट हूं, खिलाड़ी कभी भी हारता नहीं है, वो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ता है। आज तक का इतिहास रहा है। आपने मिल्खा सिंह पिक्चर बहुत लोगों ने देखी होगी। मिल्खा सिंह को जिस दिन इंडिया के ब्लेजर से प्यार हुआ कि मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है, उसके बाद उसको कोई रोक नहीं पाया। उसने अपने ही रिकॉर्ड को बार बार तोड़ा है। इसी तरीके से अरुणिमा रॉय ने सोचा कि मैं जो है अपनी
नई ऊंचाइयों को छूंगी। उसने माउंट एवरेस्ट फतेह करने का फैसला किया। उस विकलांगता के बावजूद वह पूरी दुनिया की पहली लड़की बनी जो विकलांग होते हुए जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। उसने कहा हार तो सिर्फ दिमाग का खेल होता है, आप सिर्फ हारना छोड़ दो, दिमाग को कहो कि मैं हारूंगा ही नहीं। और वह जीत करके उसने बताया। मैं अरुणिमा राय की कहानी आपके सामने रखना चाहूंगा। आप जिंदगी में मजबूत बनिए। वह घटना अगर उसके साथ घट सकती है तो किसी के भी साथ घट सकती है। तो आप हमेशा अपने आप को तैयार रखें उन परिस्थितियों के लिए। हारना नहीं है आपको। 22,000 फीट ऊंचे पहाड़ पर शान से मुस्कुराते इस चेहरे के पीछे बहुत दर्द छिपा है। कभी भी कोई घटना घटे तो उसके सकारात्मक पहलू को जिंदगी में याद रखिए। इतना कि हम आप जैसे आम लोग शायद ही इसे बर्दाश्त कर पाते। लेकिन अरुणिमा उर्फ सोनू ने ना सिर्फ इसे बर्दाश्त किया बल्कि उसे जीत में बदल दिया। एक्चुअली लोग होता क्या कि हमारा जो भी इस तरीके के होता कि ये हमारा मेंटली होता है कि हम मेरा पैर नहीं, हम नहीं जा सकते। एक बार गोल तो बनाओ, एक बार गोल बनाओ, एक बार लक्ष्य बनाओ और कुछ कर गुजरने की ताकत रखो। और कहते हैं कि जब जो हमारी कमजोरी है उसको ताकत बना लो और सिर्फ एक कदम बढ़ाओ। एक कदम आप एक कदम बढ़ाओगे और खुद ब खुद अपने आप रास्ता बनता चला गया। सो मेरे साथ भी वही हुआ। अरुणिमा राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल और वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। 2 खेलों में बराबर की महारत बताती है कि वो कितनी काबिल रही होगी। लेकिन वक्त ने लखनऊ की 26 साल की इस बिटिया की जिंदगी बदल कर रख दी। ऐसा हादसा हुआ जिसे जिसने भी सुना आंखों में आंसू भरकर दंग रह गया। 10 अप्रैल 2011 की काली रात जब वो लखनऊ से नोएडा मैच खेलने जा रही थी, तभी पद्मावत एक्सप्रेस में उसके साथ चेन छिनतई की कोशिश हुई। अपराधियों से भिड़ने में अरुणिमा कामयाब रही लेकिन जीत नहीं सकी और उन अपराधियों ने उसे ट्रेन से ट्रैक पर फेंक दिया। ट्रैक पर अरुणिमा रात से सुबह तक पड़ी रही और करीब 49 ट्रेनें उसे कुचलती रात भर पार होती रही। ऐसा दर्दनाक हादसा जिसमें बच जाना असंभव था, असंभव। रेलवे समय सारणी के अनुसार 49 ट्रेनें अप डाउन हुई हैं और सुबह 7:30 बजे के करीब एक गांव वाले ने, बरेली के एक गांव वाले ने देखा मुझे। उससे लगा कि हम मतलब कट के मरे हुए हैं, तो वो मेरे पास में नहीं आया और वो दूर से ही मुझे देख रहा था और फिर वहीं से वो वापस चला गया। उसके बाद लगभग 10-15 मिनट के बाद वो ढेर सारे लोगों, कम से कम 10-15-20 लोगों को लेके साथ में आया और फिर हमारे पास में आए सारे लोग। और हाँ, उस घटना में मेरा बायां पैर कट गया और दाहिने पैर में रॉड है, 2 रॉडें हैं उसमें, और बाकी बैकबोन में मेरे 5 फ्रैक्चर थे और बॉडी में बहुत सारी चोटें थी। लेकिन ये हादसा हादसों की शुरुआत थी। ट्रेन ने अरुणिमा को एक रात कुचला, व्यवस्था ने कई दिन तक। पूरा देश अरुणिमा को देखकर सन्न रह गया था, लेकिन खेल मंत्रालय 25,000 रुपए की भीख देता रहा। सोनू ने अपनी सफलता के सारे तमगे मंत्रालय को लौटा दिए और जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती अरुणिमा को लगने लगा कि वो मंत्रालय के सामने भिखारी बन गई हैं। लड़की के लिए भिखारी टाइप भीख देने के बराबर होती। लड़की के लिए भिखारी टाइप भीख देने के बराबर होती। लड़की के लिए भिखारी टाइप भीख देने के बराबर होती। इतनी बड़ी त्रासदी के बीच इंसान अपने पैर पर नहीं उठ पाता
पर यहां से अरुणिमा ने नई शुरुआत की। वो सपना देख लिया जिसमें उसके आगे की दुनिया छोटी लगने लगी और 22,000 फीट ऊंचे चामसेर चोटी से जब वो एवरेस्ट देखती है तो उसे सबसे ऊंचे पर्वत की ऊंचाई अपनी मुश्किलों से छोटी लगती है जिसे उसने जिंदगी में मात दी है। अरुणिमा की कहानी बताती है कि अगर आप दुनिया से लड़ने को तैयार हैं तो दुनिया आपके कदमों में होगी। आप में से चाणक्य का नाम कितने लोगों ने सुना है? बहुत सारे बच्चों ने। चाणक्य हमारे बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, लेकिन जब वो उनके समय में जब उनको पढ़ाई करनी थी तो बच्चे से यहां से पाटलिपुत्र से वो तक्षशिला गए थे पढ़ने। तक्षशिला आज पाकिस्तान में पड़ता है। उस समय का रास्ता कैसा रहा होगा, कितना मुश्किलें रही होंगी। वहां जाकर के उनका एडमिशन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा मुझे पढ़ना तो था, और वो टीचर्स के घर काम करने लगे और पेड़ के नीचे रहते और टीचर्स के घर काम करते करते एक टीचर की वाइफ ने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हुआ। तो उस टीचर के कहने पे उनका वहाँ एडमिशन हुआ। वहाँ एडमिशन होने के बाद उन्होंने शिक्षा पूरी की, वहाँ पे टीचर बने। टीचर बनने के बाद उन्होंने उस समय जब एमनो का शासन था और भारत हमारा खंड खंड विभाजित हुआ था और छोटे छोटे राजा महाराजा आपस में ही लड़ते रहते थे, उस समय उन्होंने पूरे भारत को एक करने की परिकल्पना सोची थी हजारों साल पहले। वहां से जब वो आए तक्षशिला से पाटलिपुत्र, तो उस समय पाटलिपुत्र के राजा धनानंद थे, जो बहुत ही अहंकारी राजा थे। वो हमेशा ज्ञानियों का अपमान करते थे। जिस भी समाज में, देश में, जहां पे भी अगर ज्ञानियों का अपमान होता है, वो ज्ञानी किसी भी समुदाय का हो, ज्ञानी कभी किसी समुदाय का नहीं होता, पूरे समाज का, देश का होता है। वह किसी भी जात का हो, धर्म का हो। तो उन्होंने वहां पर सभा में जब उनकी अवहेलना की गई, उसके बाद उन्होंने जो बातें व्यक्त की और उसके बाद हमारी अखंड भारत की पहली परिकल्पना पूरी हुई और चंद्रगुप्त मौर्य वंश वहां से शुरू हुआ। उसके बाद हमारे सरदार पटेल जी आए, जिन्होंने भारत को अखंड भारत बनाने के विषय में सोचा। तो मैं उस समय की एक क्लिपिंग आपको दिखाना चाहूंगा कि ज्ञानी को कभी डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज से, और उसे हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहना चाहिए। जो ज्ञानी होता है वो कभी डरता नहीं है। वेदों को साक्षी मानकर पहले इस तरीके से ज्ञान सभा में विभिन्न जनपदों से आए स्नातकों से प्रश्न करना प्रारंभ कर रहा हूं। ज्ञानी का हमेशा सत्कार होता है, इसका तिरस्कार कभी नहीं होता है। काशी जनपद का निवासी आचार्य पिनाक पाणी का शिष्य सभा को प्रणाम करता हूं। धर्म और अर्थ का स्रोत क्या है? धर्म और अर्थ का स्रोत राज्य है। प्रमाण? नमोस्तु राज्य वृक्षाय षड्गुण्याय प्रसाखिने सभादि चारु पुण्याय त्रिवर्ग फलदायिने। राज्य का मूल क्या है? राज्य का मूल राजा है। राजा, मंत्री परिषद, सेनापति, सैनिक, प्रजा और देश का परस्पर संबंध क्या है? राजा राज्य रूपी वृक्ष का मूल है, मंत्री परिषद उसका धड़ है, सेनापति उसकी शाखाएं हैं, सैनिक उसके पल्लव है, प्रजा उसके पुष्प है, देश की संपन्नता उसके फल है और समस्त देश उसका बीज है। दूसरों पर विजय पाने की अपेक्षा किस पर विजय प्राप्त करना राजा के लिए परम आवश्यक है? दूसरों पर विजय पाने की अपेक्षा इंद्रियों पर विजय पाना परम आवश्यक है। अतः काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष के त्याग से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। क्या मैं इंद्रिय जय नहीं हूं? जिस देश का राजा अहंकारी हो जाता है उसका विनाश। क्या मैं इंद्रिय जय नहीं हूं? मुझसे ही किसी राजपद अथवा काशापणों की भीख की अपेक्षा रखने वाले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? किसी में साहस है मेरे प्रश्न के उत्तर देने का?
नाम? अग्निवेश। जनपद? तक्षशिला। आचार्य? तक्षशिला का गुरुकुल। ज्ञान का सम्मान हर जगह होता है। अगर आप ज्ञानी हो। तक्षशिला के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की है। सबसे बड़ा शत्रु? अहंकार। निर्धन का धन? विद्या। सत्पुरुष कौन है? जो परोपकार के लिए आगे बढ़े वही सत्पुरुष है। स्त्री का आभूषण? लज्जा। सबसे बड़ा वीर कौन है? दानवीर। जो सब कुछ लुटा दे वह दानवीर, और जो लूट रहे हैं वो ज्ञानी। धन की रक्षा किससे करनी चाहिए? धन की रक्षा चोरों व राजपुरुषों से करनी चाहिए। सुख का मूल? धर्म है। धर्म का मूल? अर्थ है। अर्थ का मूल? राज्य है। राज्य का मूल? इंद्रिय जय है। इंद्रिय जय का मूल? विनय है। विनय का मूल? विद्धों की सेवा है। राजा का हित किसमें है? राजा का हित प्रजा के हित में होता है। यानी मैं प्रजा का अहित करूं तो मेरा भी अहित होगा। हाँ। तो क्या तुम्हारे शास्त्रों के आगे मेरा सामर्थ्य कुछ भी नहीं? नहीं। कौन कहता है सामर्थ्य ही शास्त्रों को जीवित रखता है? मूर्ख! बोलो, क्या है तुम्हारे शास्त्रों की दृष्टि में मेरी स्थिति? एक वेतनभोगी सेवक से बढ़कर कुछ नहीं। तो मैं यहां बैठे लोगों का सेवक हूं। उत्तर दे मूर्ख! ओ, तो अब इसकी बारी है। ब्राह्मण, तू नहीं मांगेगा भिक्षा? लूट ले, इन शठों के साथ तू भी लूट ले धनानंद को। क्यों ब्राह्मण, तू शास्त्रों की चर्चा नहीं? किसी राजपद अथवा धन के लिए धनानंद के आगे हाथ नहीं पसारेगा? मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण कर लूंगा। मुझे धन अथवा राजपद की कोई लालसा नहीं। एक साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार? शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो क्यों आया था तू यहां? सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा, पर देख रहा हूं कि ज्ञान के सूर्य को राहु ग्रस रहा है। तो वो राहु मैं हूं। निकालो इस ब्राह्मण को यहां से। मैं कुत्ता नहीं हूं धनानंद, जिस स्वामी की ठोकरें खाने के बाद भी उसके तलवे पर चाटे। ब्राह्मण अवध है। जो हाथों में तलवार घुमाना जानते हैं वे अपनी रक्षा करना भी जानते हैं। मैं किसी के रक्त का पैसा नहीं। तब हमारे देश को अखंड भारत बनाने में मदद मिली थी। इस सदी में पूरे 100 साल में हमारे देश को सिर्फ 8 नोबेल प्राइज मिले हैं। आप में से कितने लोग सोचते हो कि देश के लिए ऐसा कुछ करोगे कि हमारे देश को और सारे नोबेल प्राइज मिलें? हमारे देश में क्षमताएं हैं। मैं अभी वकार्ड हॉस्पिटल का मेरा सेमिनार था, उसमें ही बातें आई थी, मुझे उसी पे ही बोलना था। तो उसमें ये था कि अभी तक हमारे देश को सिर्फ 8 नोबेल प्राइज मिले हैं, और हमारे अंदर काबिलियत भी है। हम लोग अगर हॉस्पिटल बना लेते हैं, कोई चीज़ बना लेते हैं, रिसर्च के हमारे साधन भी हमारे पास हर चीज़ है, लेकिन हम उसको पेटेंट नहीं करवाते हैं। कोई भी चीज़ हमने ढूंढा तो हम भारतीय बहुत आलसी होते हैं इस मामले में, हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं और उसी को दूसरे देश वाले पेटेंट करवाते हैं और वो पूरी दुनिया में अपना नाम वाहवाही करते हैं। हमारे देश में वो क्षमता कब आएगी कि हम कोई भी आइडिया है, कोई भी चीज़ है हमारे दिमाग में आई, हम उसका उस आइडिया को पेटेंट करावें और पूरी दुनिया में आप उसको लागू करें, तो हमारे देश के सामने भी बहुत सारे नोबेल प्राइज आ सकते हैं। अभी तक जो 7 प्राइज मिले हैं, 8वां प्राइज अभी मिला है, वो मैं इस क्लिपिंग में नहीं बता सकता, लेकिन वो 7 प्राइज जो मिले हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अंदर वो क्षमताएं हैं, उसको विकसित करिए और उन चीजों को पेटेंट करवाइए। जो भी आप आइडिया सोचते हो, जो भी आपके अंदर दिमाग में आता है, उस चीज को पहले पेटेंट कराइए और दुनिया के सामने लेके जाइए कि मेरा ये आइडिया, मेरी चीजें हैं और ये मैं देना चाहता हूँ।
उस प्रोडक्ट को बेचिए, उस आइडिया को बेचिए। जब आप वो बेचना शुरू करोगे तो लोग अपने आप आपको उस काबिल मानेंगे। जितने भी काबिल लोग हुए विदेशों में, आज 60% डॉक्टर्स इंडिया के हैं पूरी दुनिया में, और वो डॉक्टर्स पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। लेकिन जब वही हमारे देश की बात आती है तो वो हमारे प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाता है जो उनको मिलना चाहिए। क्यों? उनका सम्मान भी वहां है, क्योंकि वो अपनी चीजों को दूसरे के लिए कर रहे हैं। तो आप अपनी चीजों को खुद के लिए करना शुरू करिए, तो हमारे देश का बहुत बड़ा सम्मान बढ़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों में से कोई ना कोई बच्चा इस काबिल बनेगा कि जो देश के लिए नोबेल प्राइज लेके आएगा। अभी तक जो नोबेल प्राइज मिले मैं उसको बताना चाहूंगा आपको। Laureates of India. Name: Rabindranath Tagore. Category: Literature. Year: 1913. Reason for being awarded: इतना कम है, 100 साल में profoundly sensitive, हम लोग सिर्फ fresh 7 and और 8 beautiful नोबेल प्राइज ला verse, सके, by which, with consummate skill, जबकि he हमारी has क्षमताएं made his बहुत हैं poetic इनसे। thought, expressed in his अपनी own क्षमताओं English को कभी भी words, कम मत आंकिए। a part of the literature of the West. About Rabindranath Tagore. He was a Bengali polymath who reshaped his region's literature and music. Author of Gitanjali and its profoundly sensitive, fresh and beautiful verse. He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. Name: C.V. Raman. Category: Physics. Year: 1930. Reason for being awarded: for studies of the structure and function of the ribosome. बड़े सपने देखिए। About आपके C.V. सपने से ही देश का Raman. He was सपना an पूरा Indian होगा। physicist whose आप बड़े सपने नहीं groundbreaking देखोगे work तो in the कुछ भी नहीं हो field of सकता। light scattering earned him the 1930 Nobel Prize for Physics. He discovered that, when light traverses a transparent material, some of the deflected light changes in wavelength. This phenomenon is now called Raman scattering and is the result of the Raman effect. In 1954, he was honored with the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. Name: Hargobind Khurana. Category: Physiology and Medicine. Year: 1968. Reason for being awarded: for your interpretation of the genetic code and its function in protein synthesis. About Hargobind Khurana. He was born in Raipur, British India today, Tehsil Kabirwala, Pakistan, and became a naturalized citizen of the United States in 1966, and subsequently received the National Medal of Science. He served as MIT's Alfred P. Sloan Professor of Biology and Chemistry Emeritus and was a member of the Board of Scientific Governors at the Scripps Research Institute. Name: Mother Teresa. Category: Peace. Year: 1979. About Mother Teresa. The Blessed Teresa of Calcutta, MC, commonly known as Mother Teresa, was a Roman Catholic religious sister and missionary of Albanian origin who lived most of her life in India, of which, since 1948. Name: Subramanian Chandrasekhar. Category: Physics. Year: 1983. Reason for being awarded: for his theoretical studies of the physical processes of importance to the structure and evolution of the stars. About Subramanian Chandrasekhar. He was an Indian-American astrophysicist who, with William A. Fowler, was awarded the 1983 Nobel Prize for Physics for his mathematical theory of black holes, which was a key discovery that led to the currently accepted theory on the later evolutionary stages of massive stars. The Chandrasekhar limit is named after him.
Name Amartya Sen, category, Economic Sciences, year 1998. Reason for being awarded. For his contributions to welfare economics. About Amartya Sen. He is an Indian economist and a Nobel laureate. He has made contributions to welfare economics, social choice theory, economic and social justice, economic theories of famines, and indexes of the measure of well-being of citizens of developing countries. He was awarded the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 1998 for his work in welfare economics. Name Venkataraman Ramakrishnan, category, chemistry, year 2009. Reason for being awarded. For studies of the structure and function of the ribosome. About Venkataraman Ramakrishnan. He was born in Chidambaram in Cuddalore district of Tamil Nadu, India to C.V. Ramakrishnan and Rajalakshmi. Both his parents were scientists and taught biochemistry at the Maharaja Sayajirao University in Baroda. He moved to Vadodara, previously also known as Baroda, in Gujarat at the age of 3, where he had his schooling at Convent of Jesus and Mary, except for spending 1960 to 61 in Adelaide, Australia, following his pre-science at the Maharaja Sayajirao University of Baroda. He did his undergraduate studies in the same university on a National Science Talent Scholarship, graduating with a... आप में से एरोप्लेन में कितने लोगों ने सफर किया है? एरोप्लेन उड़ाना कौन चाहता है? कितने लोग चाहते हो कि आप लोग पायलट बनोगे और एरोप्लेन उड़ाओगे? ख्वाब ही नहीं है। जब सपने नहीं देखोगे, बड़े सपने नहीं होंगे, तो आप उड़ाओगे कैसे? लेकिन उसके लिए उस तरीके की पढ़ाई और उस तरीके में जाना पड़ेगा। आज से सोचना शुरू कर पड़ेगा। एक टर्किश एयरलाइंस की एक लड़की ने सोचा कि मुझे एरोप्लेन उड़ाना है, तो उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें थी, उनके परिवार की, घर की, देश की। लेकिन उसने बाउंड्री को पार किया। उसने सोचा नहीं, मैं तो फ्लाइट ही उड़ाऊंगी, और आज एयरबस उड़ाती है। तो ऐसे आपके सपने उतने बड़े होने चाहिए कि आप आज से सोचो कि मुझे जो है एरोप्लेन में बैठना नहीं है, एरोप्लेन खुद उड़ाना है। जब ऐसे ख्वाब आपके आएंगे तब आप उस तरफ जाने की सोचोगे, नहीं तो आप सोचोगे ही नहीं। लगेगा कि ये तो हो सकता है, कोई भी करेगा। लेकिन जब आप उन तरफ जाओगे तो आप देखो कैसे वो अपने ख्वाब को पूरे करते हैं। वो लोग आसमान पे उड़ने का ख्वाब। Bulgaristan'da bir köyde büyüdüm. Ailem çiftçiydi. Tavşanlarımız, koyunlarımız, ineklerimiz vardı. Onların arasında büyüdüm. Çok yaramaz bir çocuktu. Kızdı ama yani erkek gibi yetişti. Yani zıpır desem yalan değil yani, böyle yaramazlığı vardı. Dallara biner, ağaçlara tırmanır, yükseklerde olmasını seviyordu yani. İlkokuldayken bahçemizde böyle kocaman büyük bir roket oyuncağımız vardı. Ve ben aslında o roketi kullanıyordum. Öyle hayal ediyordum. Pilot olmak istiyordum. Kararım kesindi. Bunun için araştırmalar yaptım. Fakat maliyeti çok yüksek bir eğitimi vardı. Ailem bunu karşılayacak durumda değildi. Daha sonra Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi'ni keşfettim. Kabul edilebilmek için bin bir türlü sınavdan geçtim. Bu sınavların arasında matematik, fizik, zeka testleri ve yetenek testleri vardı. Ve en son olarak uçuş testinden geçtik. Kızım dedim, sen başarırsın dedim. Hatta ona sormuşlar senin baban ne iş yapıyor diye. O da demiş ki babam da kaptan ama yer kaptanı, tır şoförü. Balkondan bizim uçaklar görünüyor. Her zaman da Türkiye Hava Yolları'nın uçakları uçuşunda uçağı görüyoruz. Diyoruz ki herhalde Safi uçuyor şu an. Sınavlardan sonra Florida'ya gönderildim. Toplamda 120 kişiydik orada. Herkes erkekti, tek kız öğrenci bendim. Florida'daki Türk hocamız 120 erkeğin arasında tek kız olarak beni görünce çok sevindi ve bana ilk söylediği şey seni hava rallisine göndereceğim oldu. Daha sonradan öğrendim ki hava rallisinde sadece bayan pilotlar yarışabiliyor. Air Race Classics yarışmasına katılabilmek için lisansımın olması gerekiyordu.
Ve ben daha o zamanlar uçmayı bile bilmiyordum. Ve yarışmaya katılmak için 3 ayımız vardı. Bu süre içinde benim ne yapıp ne edip o lisansı almam gerekiyordu. Gece gündüz demeden uçtum. Çok yoruldum. Ama başaracağımı bildiğim için uçmaya devam ettim. Ve yarışmaya 4 gün kala lisansımı almıştım. Bu yarışma hayatımın en büyük tecrübesi oldu. Çünkü oradaki bütün bayan pilotların arasında en tecrübesiz bendim. Herkesin binlerce saatlik uçuş tecrübesi vardı. Benim ise sadece 60 saatlik uçuş tecrübem vardı. Ve onların arasında adım Baby Pilot'a çıktı. Pırpır bir uçakla Amerika'nın bir ucundan öbür ucuna uçtum. İndiğim bütün kasabalarda herkes bana böyle imrenerek bakıyordu. Çünkü herkes Türk Hava Yolları sponsorunu görüyordu. Ve yarışma sonunda 4. olmuştuk. İnancımla, çalışmamla neler başarabileceğimi göstermiş oldum. Ve Türk genç kızlarına örnek olabildiğim için çok sevinmiştim. Dışarıya adımımı atar atmaz ilk yaptığım şey gökyüzüne bakıp güneşe, bulutlara, sonsuzdaki yıldızlara selam vermek oluyor. Ve hep orada olmak istiyorum. Çünkü orada mutluyum. Gökyüzünden bakınca dünyanın sadece tek bir ülke olduğunu ve tüm insanların tek bir millet olduğunu görüyorum. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Hayallerimden hiçbir zaman vazgeçmedim. Çok çalıştım. Kendime hep inandım. Hatta öyle zamanlar oldu ki yorgunluktan ağladım. Ama hiçbir zaman vazgeçmedim ve hayallerimin peşinden koştum. Ve Türk Hava Yolları yanımdaydı. Beni destekliyordu. Ben pilot Safiye Ademoğlu. Belki bir gün Türk Hava Yolları Airbus 320 uçuşunda karşılaşırız. फुटबॉल यहाँ पे कितने लोग खेलते हो? जब आप खेलने जाते हो तो क्या करते हो? जब गोल करने के बाद झूम के मजे से एकदम मजा करते हो एकदम कि वापस सोचते हो दूसरा गोल होगा कि नहीं? रोनाल्डो का नाम सबने सुना है? आपका फेवरेट हीरो है क्या वो फुटबॉल में? लेकिन वो जब छोटा था तो फुटबॉल खेलने की वो बहुत छोटा था तो उस समय का जो चैंपियन था वो एक बार उसका खेल देखने गया और उससे मिला तो वो ये बच्चा उसके कमर तक भी नहीं पहुंच रहा था। तो इसने कहा कि मैंने आपके सारे खेल देखे हैं उससे जो चैंपियन था। तो इसने कहा थैंक यू। तो वो जब जाने लगा तो इस बच्चे ने उससे कहा कि एक दिन मैं आपके सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। तो उससे बड़ा अचंभा हुआ। उसने सोचा अरे छोटा सा बच्चा ऐसा कह रहा है, कैसे संभव है? तो वो फिर मुस्कुरा के चला गया। तो रोनाल्डो ने एक दिन साबित कर दिया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा हीरो है। जब वो बन गया चैंपियन फिर से उससे मिला और उसने कहा देखो मैंने सारे रिकॉर्ड आपके तोड़ दिए। तो मैं फुटबॉल आपको दिखाना चाहूंगा। आपकी जिंदगी को आप खेल बनाओ, हमेशा सीरियस मत रहो। खेल के तरीके से अगर आप लेते हो, जैसे आप खेल में खिलाड़ी 11 खिलाड़ी भागते हैं, 10 खिलाड़ी भागते हैं, उसी तरीके से पढ़ाई के साथ आप अपने जीवन में भी उतारते हो तो हमेशा पढ़ाई भी खेल बन जाती है और वो आपको बोझिल नहीं लगती है, वो भारी नहीं लगती है और वो आपको विश्व चैंपियन की तरफ लेकर के जाती है। तो आपको अगर विश्व चैंपियन बनाना है तो जिंदगी में हमेशा जैसे गोल करते हो पूरी जिंदगी मजे से बिताते हो, ऐसे हमेशा सांबा हर जिंदगी में अपने मजे से उसको एंजॉय करिए कि आपने गोल कर दिया, आप उसके साथ टीम में शामिल हो। तो हर पल आपको जिंदगी में एनर्जी बनाए रखना चाहिए। जो आपका एनर्जी लेवल है हमारा नहीं है। क्यों? आवाज तेज करिए। सोचो जो हमारा फेवरेट खिलाड़ी गोल करता है, वर्ल्ड कप जीत के लिए आता है तो उस देश की क्या हालत होती है। Oh, the goalkeeper got there but couldn't keep it out. आप ताली बजा सकते हो। Chile, but they're 3 down. जिंदगी में हमेशा इस चीज को पकड़ के रखो। Ronaldo puts Ronaldo in the clear. 4-1. Order restored for Brazil. And another one for Ronaldo to dedicate to his entourage. Ronaldo! Brazil in front. Seconds into the second half. Lovely ball by Ronaldo to Ronaldo, who held off Koku and finished the prime. आपको भी दुनिया वाले ऐसे रोकेंगे।
gap. Cafu. Ronaldo arriving. It just wouldn't be a Brazil victory without a goal from Ronaldo. The man he really should congratulate is a player who chapped the ball here on his chest, Cafu, and set up this fourth goal. There's an element of despair in this Chinese defence. And they will hope now to keep Brazil out for the remainder of the game. Nielsen's cross, and Ronaldo is out! 1-0 Brazil, and Ronaldo's comeback as a major force in world football continues. But I'll tell you one thing for certain, Ronaldo will claim it. That's an own goal for me of Luis Marín. Well, you can argue who to credit the goal to, but what you can't argue about is the Brazil are 1-up in this World Cup qualifying group. Here is Ronaldo again. Can he find space? He can! How did he do that? How did he do that? This was a piece of magic from Ronaldo. There's only 13 minutes gone. Brazil are 2-up. But there just seemed no way to thread that through. Take a look at this again. Somehow he catches some space and squeezes it. आपको जब भी रोके तो लगे कि आपको खेल रहे हो. Down the centre, Rivaldo is there too. Can he find Ronaldo? And Brazil will play England in the quarter-finals of the World Cup. And Ronaldo has made sure of that. Well, Cleverson's done great, didn't he? Released a good ball to Cafu before. This time, tired Ball and lost it. खिलाड़ी वर्ल्ड कप जिता के ले आ सकता है. तो आप क्यों नहीं बन सकते हो? Ronaldo joins Rivaldo, having scored in every game. Ronaldo's got 5 in 4, Rivaldo 4 in 4. And also, bearing in mind he scored 4 goals in 1998, this puts Ronaldo on to 9 in World Cup finals. Ronaldo for Brazil. What do you say about that? Extraordinary! 49 minutes gone, every World Cup needs a hero, and Ronaldo is one here. His 6th goal of the tournament. And even Rustu could do nothing about that, but the technique was phenomenal. Well, one of the 3R strikes again. He hits it so early, this is the secret. Look where he is at the moment, he picks it up, he then rides the first challenge, runs into the penalty area, and he actually just hits it so early with the outside of his right foot. He doesn't really swing back, he just sort of toe ends and prods it. Brazil 1, Turkey 0. But again, Ronaldo just runs into trouble. This is Harman. Ronaldo wins it back. Now can he find Rivaldo? Yes, he can. Rivaldo! Oh, it's come on, gone! Rivaldo! Brazil are in front! It's Ronaldo! A mistake by Oliver Kahn after all the great saves he's made. And the man who bounces is Ronaldo with his 7th goal of the tournament and his 11th in World Cup finals. Rivaldo has the shot, Kahn fumbles, and Ronaldo makes up for 1998 by steering in the rebound. Through to Cleverson. Ronaldinho's dropped back a bit here. Cleverson. Rivaldo's dummy. Ronaldo! It's 2-0! And Ronaldo is rampant now. Resplendent Ronaldo. 2 for him. 2 for Brazil. And is that their 5th World Cup? That was a great goal. They just know how to sack you in, and Cleverson, who's played well, knocks it into Rivaldo. He steps over it, one touch to set it up. Asamoah can't get back, and almost like Rivaldo did it against England, he just passes it into the net. Ronaldinho. Great vision to pick out Cicinho. Ronaldo! It's
first goal at the 2006 FIFA World Cup finals. Look at this. Ronaldo. Oh. Swap passes with Juan. And poor old Kawaguchi. Gerd Muller's record at the FIFA World Cup finals has now been equal. But he really is the link between defence and midfield. I think Ghana will try and harry Brazil out of their stride. They played a very high line here. They're onside. Ronaldo, is this the record? It sure is. No one now has scored more goals in the history of the FIFA World Cup finals than Ronaldo. Player at the bottom of your picture was playing them on. It was a horrific error. It was a player who tried to challenge Ronaldo right at the end, who had played the entire Brazilian attack onside. Oh, what a dreadful error that was. Poor old Painsil. He'll have nightmares about it. दुनिया हमेशा जीतने वाले को याद रखती है। सेकंड जो आता है, जो हार जाता है, उसको कौन याद रखता है? आपने भी हमेशा देखा होगा। आज हमारे एप्पल के मोबाइल आप यूज करते हो, उसको जिसने बनाया वो एक अनाथ बच्चा था। उस अनाथ बच्चे ने स्टीव जॉब्स, जो दोस्तों के कमरे पर कोक की बोतल बेचने से पैसे से अपना खाना खाता था, और हफ्ते में एक दिन पैदल 8 मील पैदल चल के जाता था इस्कॉन मंदिर, ताकि भरपेट खाना खा सके। वह बच्चा जब उसके दिमाग में कुछ क्रिएटिव आइडिया आया कि मुझे कुछ बनाना है, और उसने मोबाइल और इस चीज़ की कल्पना की, और उसने गैरेज से शुरू की। जो मोबाइल उसने आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है, एप्पल के मोबाइल, लैपटॉप, हर चीज़ें, उस बच्चे ने हमेशा कुछ अलग करने की सोची। माँ बाप के पास कोई साधन नहीं था, तो उसने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ करके उसने नया आइडिया को क्रिएटिव बनाया, और उससे वो आगे बढ़ा। आज धीरू भाई अंबानी हमारे बीच, वो कितने बड़े लैंडमार्क हैं। उनके ऑफिस में पेट्रोकेमिकल के फोटो लगे रहते थे जब वो पहली बार दुबई जाके आए, और वहाँ से उन्होंने कहा मुझे ये फैक्ट्री हमारी खुद की होगी। जब आप ऐसे बड़े सपने देखना शुरू करते हो। अमिताभ बच्चन जी जब वो फेल हो गए, उन्होंने सुपरस्टार थे, जब 3 उनकी ABCL फेल हो गई, 3 फिल्में फेल हो गई, और उनके ऊपर बहुत सारे लाइबिलिटीज आ गई, और अमिताभ बच्चन जी को समझ नहीं आता था कि ज़िंदगी में क्या करूं। उनके पास सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि घर पर जो मांगने वाले आते थे, जो स्थितियां थी वो इतनी गंभीर थी जिसका कोई हिसाब नहीं था। लेकिन अमिताभ बच्चन जी ने एक कोटेशन कहा था कि जो हमारे सबसे खास दोस्त थे, उन्होंने ही मुझे ज़्यादा परेशान किया, उन्होंने ही मुझे हर तरीके से इंसल्ट किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो जब एक बार धीरू भाई अंबानी से मिले, तो धीरू भाई अंबानी ने उनसे कहा था कि अमिताभ जी, आपको जो आता है आप दुनिया को वह दीजिए, जो नहीं आता वो देने की कोशिश मत करिए। उस दिन जब वो वापस आए, उनको उनकी बात अच्छी लगी, और वो पहली बार यश चोपड़ा के पास गए, चल करके गए। उन्होंने कहा मुझे फिल्मों में काम दीजिए, मुझे काम करना है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। और उसके बाद मोहब्बतें पिक्चर बनी। अमिताभ बच्चन जी आज हमारे सुपरस्टार हैं। उन्होंने किस तरीके से अपने आप को बदला। दुनिया में बहुत सारे लोग जो फेल हुए, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगियों को फेल नहीं होने दिया, एक तरीके से उन्होंने रचा उसको। और मैं दिखाना चाहूँगा कि जो दुनिया के सबसे 12 फेल्योर थे, जिन्होंने दुनिया को अलग तरीके से देखा और अलग नज़रिए से देखा, और उन्होंने क्या हासिल किया। His high school basketball team. He went home, ये लोग locked बहुत himself पढ़े in his लिखे लोग room नहीं थे, and लेकिन इनके पास cried. क्रिएटिव आइडिया थे, इन्होंने कभी हार नहीं मानी। He wasn't able to speak until he was almost 4 years old, and his teachers said he would never amount to much. Was demoted from her job as a news anchor because she wasn't fit for television.
that from a newspaper for lacking imagination and having no original ideas. At age 11, he was cut from his team after being diagnosed with a growth hormone deficiency, which made him smaller in stature than most kids his age. At 30 years old, he was left devastated and depressed after being unceremoniously removed from the company he started. A high school dropout whose personal struggles with drugs and poverty culminated in an unsuccessful suicide attempt. A teacher told him he was too stupid to learn anything and that he should go into a field where he might succeed by virtue of his pleasant personality. Rejected by Decca Recording Studios, who said, "We don't like their sound. They have no future in show business." His first book was rejected by 27 publishers. His fiancée died, failed in business, had a nervous breakdown, and was defeated in 8 elections. If you've never failed, you've never tried anything new. जिंदगी में ये चीजें ध्यान रखिए कि अगर आप फेल नहीं होते हो तो आप कुछ नया ट्राई भी नहीं करते हो। मैं रुचि रावत को आगे बुलाना चाहूंगा और शुभम पारस चिपलोत। ये बच्चे 98% के आसपास लेके आए हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। इनकी नई सोच, इन्होंने जो पाया है वह चीजें आपसे शेयर करेंगे। मैं फ्रांस का एक बच्चे की कहानी बताना चाहूंगा। विक्टर नाम का एक लड़का जो गांव में, वो सोचता था कि गांव में रात में बत्ती नहीं जलती थी कभी भी, क्योंकि अंधेरा रहता था, लोग लाइट बंद कर देते थे। उस बच्चे ने गांव में स्ट्रीट लाइट लगाया पहला। उसने अपने घर के सामने लालटेन टांगा। लोगों ने कहा इससे क्या होगा, क्योंकि जो लोग अंधेरे में आते थे उनके पैर में चोट लग जाती थी। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं एक दीपक तो जला रहा हूं, कुछ लोगों को पैर में नहीं लगेगी। उसके वजह से पूरे गांव वालों ने लालटेन लगानी शुरू की। उस समय उसका दबाव कॉरपोरेशन पर पड़ा और उसके बाद स्ट्रीट लाइट की शुरुआत हुई। आज पूरी दुनिया में अगर हम स्ट्रीट लाइट देखते हैं कि महानगर पालिका लगाती है, तो वह उस विक्टर नाम के एक बच्चे की सोच थी जिसने उसको यहां तक पहुंचाया। और इन बच्चों ने इतना अच्छा नंबर लाया। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आगे क्या करेंगे और इनके विजन क्या है, और फिर मैं आगे इस चीज को बढ़ाऊंगा। आप क्या करने वाले हो, कैसा लग रहा है यहाँ आके? हेलो, मेरा नाम रुचिर है, रुचिर मनोज राउत। आज मुझे 97% मिले, इसलिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। आज के सेमिनार के विषय में ये से आज ये अरेंज किया हुआ सेमिनार बहुत अच्छा है। यहाँ पे बच्चों के लिए जो मोटिवेशन चल रहे हैं वो उन्हें जिंदगी में एक नई सोच और एक नई मंजिल पाने में बहुत मदद करने वाली है। और ये शो मतलब ये जो विद्यार्थियों का सत्कार समारोह, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है और डेफिनेटली सब लोगों को, सब बच्चों को बहुत अच्छा लगा है। मुझे आज 97% मिले। मेरे सब टीचर्स, उन्होंने मुझे बहुत मार्गदर्शन किया, मुझे बहुत हेल्प की। मेरे पापा, मेरे मम्मी, उन्होंने बहुत मेहनत की और उनकी वजह से मैंने अपनी कोशिश शुरू की। ये तो उनकी मेहनत है और मेरे सब टीचर्स की मेहनत है। पापा मम्मी मेरे साथ रात रात जगते थे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और मैं उनको कहता था आप सो जाओ, मैं पढ़ता हूँ।
लेकिन वो भी मेरे साथ रात रात भर जगते थे। उनको देखकर मैं भी बहुत पढ़ने लगा। सिर्फ यही मन में था कि 97 की मेरे को अपेक्षा भी नहीं थी, बस यही मन में था मेरा फुल मैं 100% दूंगा। और उनकी कोशिश, मेरे भगवान और मेरे टीचर्स, इनके मार्गदर्शन और इनके आशीर्वाद से मैं 97 तक पहुंच सका हूँ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बच्चियों में से 95 से ऊपर किसका आया है? 2 बच्चे आ जाए, लड़कियां। लड़के में से किसका आया है आप लोगों में से? 95%। आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ शुभम। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं शुभम जबलोत हूँ। मैं इस स्टेज पे आज 97% ला के खड़ा हूँ। ये खाली मेरी मेहनत नहीं है, मैं टीचर्स, पेरेंट्स सबकी है, सारे वेल विशर्स का थैंक यू भी करना चाहूँगा। और ये जो आज शो है, इवेंट है, सत्कार समारोह, ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत मोटिवेशनल है और इसके लिए मैं आपका भी थैंक यू करना चाहूँगा। थैंक यू। 50% किसका आया पीछे से? 50%, 2 बच्चे। 50%, 60%, 75%। 2 बच्चे आगे आ जाओ जिसको आना है। अगर पीछे से आगे नहीं आओगे तो जिंदगी में आगे कैसे जाओगे? लीडर कैसे बनोगे? ऑलवेज, हमेशा लीड लेना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। कोई भी बच्चा और बच्ची, एक लड़का एक लड़की, कोई भी आ जाए, आगे आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं यहाँ पर। जो भी मुझे 10th में 95% मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि आई हैव अचीव सक्सेस। ये तो सिर्फ पहला पड़ाव था, ट्रेलर। ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर का अभी बाकी है। वेरी गुड। आई वुड रियली थैंक माई मदर, माई फादर, जो मेरे को टाइम से टाइम मोटिवेट करते थे। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। उन्होंने मेरे पे कभी भी प्रेशर डाला नहीं कि कम ऑन पढ़ो पढ़ो, नो। मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो तू पढ़। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकती थी, हाँ, लेकिन एनकरेजमेंट देने का काम मेरी मम्मी पापा ने किया एंड आई रियली थैंक देम। थैंक यू वेरी मच मम्मी पापा। My name is Shruti Khod. I am from SVP. 75% वाले बच्चे आगे नहीं आए, क्यों? आपको क्यों डर लगता है? आगे आ जाओ जल्दी। जिंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए, परिस्थितियां कोई भी हो, आपको मौका मिलता है। लीडरशिप में हमेशा आगे आना चाहिए। जो बच्चे आगे नहीं आते वो जिंदगी में पीछे रहते हैं, वो दूसरे को देखते रहते हैं, दूसरा जाए, दूसरा ही सब कुछ करेगा, तो आप क्या करोगे? आपको मौका मिल रहा है, हजारों बच्चों के सामने आप खड़े होकर के आप अपनी बात रख सकते हो कि आपको डर नहीं लगता। कम लाने के बाद भी आप आगे कोशिश करोगे और आगे बढ़ोगे। आपके अंदर ऑलवेज वो मोटिवेशन आना चाहिए। आप यहाँ आई हो, यही आपकी जीत है। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। ये बच्चे पीछे से चल के यहाँ आए। क्या बनना चाहती हो? क्या करोगी? आगे कोशिश करोगे अच्छा नंबर लाने की? हाँ, कोशिश तो जरूर करूंगी। अभी मैंने जितनी मेहनत की है उतना मुझे आया है, तो मैं आगे और मेहनत करूंगी तो और ला पाऊंगी, मुझे जितना मालूम है। और बनना तो मैं चाहती हूँ बहुत कुछ। देखते हैं, अभी जब मेहनत करेंगे तभी तो भगवान फल देंगे। तो देखते हैं मेरी मेहनत कितना रंग लाती है। आगे तो मेहनत करूंगी। आपका नाम? नंदिनी चौरसिया। मेरा नाम है मयूर नथुराम साकले। मैं ललित विद्यानिकेतन स्कूल से आया हूँ। मुझे 10वीं में 76% मार्क्स मिले। ये मेरे अभी तक मेहनत का फल है। इसके अलावा मैं आगे बहुत कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आगे बहुत कुछ मेहनत करूँगा और अच्छी तरह से ज़्यादा मार्क्स निकालने का ये करूँगा। अभी ये कार्यक्रम, ये मोटिवेशन के इधर से मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन मिला है, इसलिए मैं आगे बढ़कर और कुछ बन के दिखाऊंगा। धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज
इन बच्चों ने हिम्मत दिखाई। हाँ बेटा आ जाओ। जिंदगी में कभी भी सपने बड़ा देखिए और कभी हार मत मानिए। मेरा नाम श्रेया दसरापुरिया है। और कोई बच्चा अपनी बात रखना चाहे यहाँ आ सकता है स्टेज पे। कोई भी बच्चे आ सकते हैं, 2-4 बच्चे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आ सकते हो अपनी बात रखने। हाँ बेटा। आई एम फ्रॉम RBK स्कूल। आई हैव गॉट 97.17%. मुझे बस यही बोलना है कि चाहे दिन में 1 घंटा 2 घंटा कितना भी पढ़ो, पर जो भी पढ़ो सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। सिर्फ यही एक रीज़न है जिससे किसी को भी सक्सेस मिल सकती है। अगर कंसंट्रेशन नहीं है तो 10 घंटा पढ़ के भी कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर 1 घंटे में ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो तो वो 1 घंटा फ्रूटफुल अपना यूटिलाइज होता है। बस यही एक रीज़न है। वेरी गुड। मेरा नाम शालू अरुण पांडे। मेरा 83% आया है। अभी मैं 12वीं में 99 लाना चाहती हूँ। वेरी गुड। देखिए ऐसे ड्रीम्स होने चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। सचिन तेंदुलकर अगर हार गए होते तो क्या होता? 16 साल का बच्चा, जब भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, भारत पाकिस्तान का जब मैच हो रहा था उस समय सचिन पहली बार इंटरनेशनल मैच खेलने गए थे और वहां जब मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने देखा एक छोटा बच्चा खेलने आया है और भारत वह खेल हारने की कगार पे था, तो वो सोचा, छोटा बच्चा जब आया तो उन्होंने कहा ये क्या खेलेगा, क्योंकि वहाँ के जो पीच थे वो घास थे बहुत बड़े बड़े, उन घास के बीच कुछ करना बहुत मुश्किल था। लेकिन सचिन वहाँ पे जब खेलने शुरू किया उन्होंने, तो जो पहली बॉल आई वकार यूनिस की, वो उनके नाक पे लगी, बाउंसर आई, नाक पे लगते ही खून खून हो गया। जब खून खून हो गया उस समय सारे लोग आए, नवजोत सिंह सिद्धू उनके साथ खेल रहे थे, डॉक्टर्स आए, उन्होंने पट्टी बांधी, उन्होंने कहा चलो अब खेल नहीं सकते हो। 2-3 बार कहने के बाद उस बच्चे ने कहा नहीं मैं खेलूंगा। फिर पूछे क्या? बोले मैं खेलूंगा। वह शब्द थे सचिन के। उस 16 साल के बच्चे ने जिंदगी में 10 सेकंड में डिसीजन लिया और वो इंटरनेशनल मैच, उसने उस मैच को ड्रॉ करवाया और भारत हार से बचा और उसमें 57 रन सचिन ने खुद ने बनाए और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मिलकर के 110 रन बनाए थे। उस समय सचिन, हमारे जो आज स्टार है, उस समय पैदा हुए थे। उस दिन आपकी जिंदगी में भी वो 10 सेकंड जो डिसीजन होता है वहां से उठकर यहाँ आना, वही आपको हीरो बनाता है। अगर आप पीछे रह गए, जिंदगी में हमेशा पीछे रह जाते हो। कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, ली जाती है जिंदगी में। और मोहम्मद अली, चेक वेपनर की फाइटिंग हो रही थी, बॉक्सिंग चल रही थी, मोहम्मद अली को कोई हरा नहीं पाता था, तो इतना बढ़िया बॉक्सर थे, इतने अच्छे चैंपियन थे। लेकिन जब चेक वेपनर आए तो उन्होंने पहली बार से 10 राउंड तक पूरा मैच खेला। फाइटिंग में मोहम्मद अली मारते रहे लेकिन वह हार नहीं मानी। 9वें राउंड में उन्होंने एक पंच मारा और मोहम्मद अली गिर गया। जब मोहम्मद अली गिरा तो जैसे लगा कि पूरी पहाड़, पूरी चट्टान गिर गई। उस समय मोहम्मद अली से लगा अब उठ नहीं पाऊंगा, उसकी शरीर ने जवाब दे दिया था, लेकिन उसके व्हील ने कहा, उसकी आत्मा ने कहा कि एक बार उठ जाओ, एक बार उठ जाओ। जिंदगी में आपके सामने भी जब भी प्रॉब्लम आवे तो एक बार और कोशिश करना, एक बार कोशिश करना कि नहीं मैं एक बार और कोशिश करूंगा। और उसके बाद मोहम्मद अली ने उस पूरे मैच को जीता। लेकिन उस दिन चेक वेपनर हीरो बन गया। चेक वेपनर पूरी दुनिया में छा गया, उसके ऊपर पिक्चर बनी। रॉकी पिक्चर कितने लोगों ने देखी है? आपने देखा होगा कि रॉकी पिक्चर को 4 ऑस्कर अवार्ड मिले। क्यों मिला? क्योंकि उस पिक्चर में चेक वेपनर की कहानी कही दी गई थी कि जिंदगी में आप कभी भी हार मत मानना, कैसी भी परिस्थितियां हो, हार जाओ लेकिन अपने आप को कभी हारने मत देना। मैं आपको एक क्लिपिंग बताऊंगा कि कभी जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए, नेवर क्विट। कभी भी लाइफ में आपके कभी भी समस्या आवे तो उस चीज को फेस करो।
The separation of talent and skill is one of the greatest misunderstood concepts for people who are trying to excel, who have dreams, that want to do things. Talent you have naturally. Skill is only developed by hours and hours and hours of beating on your craft. I've never really viewed myself as particularly talented. Where I excel is ridiculous, sickening work ethic. You know, while the other guy's sleeping, I'm working. While the other guy's eating, I'm working. There's no easy way around it. No matter how talented you are, your talent is going to fail you if you're not skilled. You know, if you don't study, if you don't work really hard and dedicate yourself to being better every single day, you'll never be able to communicate with people, with your artistry, the way that you want. So the only thing that I see that is distinctly different about me is I'm not afraid to die on a treadmill. You might have more talent than me, you might be smarter than me, but if we get on the treadmill together, right, there's two things. You're getting off first, or I'm gonna die. There are those of you right now, your life is not where you wanted to be. Like, your life, you messed up. Or you're doing good, but you can't find a way to get to great. Just because you failed doesn't make you a failure. One of the things you gotta understand, my friend, is that you're supposed to fail. You're supposed to fucking fail, because failure is the stepping stone to success. It's not just cliche. I don't care how good you are, I don't care how talented you are, I don't care how much you work on yourself. There are some times when things aren't going to go right. They just are not going to go right. There are times when anything that can happen will happen. You must have faith. You've got to believe in yourself. You've got to believe in your abilities. You've got to believe in your service, your company, your ideas, unquestionably. You've got to have faith, and that faith gives you patience. And it's not going to happen as quickly as you want it to happen. It's your dream. If you want it to happen, get your butt up and make it happen. If you want it to happen, rise and grind. I dare you not to go back to sleep. I dare you to get up, and I dare you to chase your dream. It's possible you can win. Whatever comes to you, don't run from it. Don't try and duck it like most people do. Step toward it. You want to make your dream come true, you got to stay focused. Some people rather get even than get ahead. Stay focused on where you want to go. Where are you going with your life? सबसे पहले जोरदार तालियां मौर्या जी के लिए। थैंक यू।